सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपने जो राजस्थान अध्ययन की ये बुक है वो शुरू कर रहे हैं और इस बुक की आज अपने ये दूसरी क्लास है। तो इससे पहले हम एक क्लास इस बुक के जो सभी अध्याय हैं उनके परिचय के रूप में कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और इस बुक का हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और इस बुक से काफ़ी बार है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी लाइन है वो आपको नोट करनी है। काफ़ी जो महत्वपूर्ण लाइन होगी उन्हीं को आपको नोट करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर अवश्य करें और अपने चैनल से लगातार जुड़े रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपनी इस दूसरी क्लास की, जिसके अंतर्गत हम पहला अध्याय है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला अध्याय दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि राजस्थान का इतिहास एक परिचय के रूप में इसमें दिया गया है। तो ये परिचय ही नहीं, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है वो फैक्ट दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं। तो अपनी सबसे पहले दिया है साथियों कि 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। यानी इनके कहने का मतलब है कि जो राजस्थान नाम है वो 1949 के बाद में ही आया था। तो 1949 से पहले किसी भी भौगोलिक इकाई का है वो राजस्थान नाम के रूप में अस्तित्व है वो नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द है वो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस ने। और कब प्रयोग किया था तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में। और या फिर ये पूछे कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा राजपूताना शब्द। यानी इस लाइन से तीन महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन तीनों में किसी भी फैक्ट को प्रश्न या उत्तर के रूप में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पुराने पेपरों में। इसके बाद में देखिए, इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड। तो ये पुस्तक किसकी है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। तो ये पुस्तक है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की, जो कि 1829 ईस्वी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा था। किस पुस्तक में? एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। और नाम क्या रखा था? राजस्थान या राजस्थान। और कब रखा था? 1829 ईस्वी में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम है वो राजस्थान रखा गया। देखिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम है वो रखा गया था। तो जो पहली लाइन में इन्होंने बताया है कि 1949 से पहले कोई भी राजस्थान नाम की भौगोलिक इकाई है वो नहीं थी। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि राजस्थान नाम है वो कब रखा गया था? 30 मार्च 1949 को। और अपने राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं हर वर्ष। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और नोट नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस बुक के नोट्स है वो साथ साथ में बना करके आपको कोशिश करूँगा उपलब्ध कराने की। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए, प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम है वो मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। यानी भौगोलिक विशेषताएं और उस क्षेत्र की जो जातियां हैं उनके आधार पर भी राजस्थान में कुछ प्रदेशों के नाम है वो बनाए गए हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी आया है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में आया है। तो किस प्रकार से आया है? मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य और सूंठसेन आदि इन नामों से ऋग्वेद में है वो राजस्थान के कुछ स्थानों का नाम भी आया है। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। ये दोनों एक तरह से समानार्थी शब्द हैं, मरु और धनव। और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के रूप में या मरुस्थल के लिए हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मरु और धनव प्रदेश राजस्थान के किस भौगोलिक भाग से संबंधित है? तो जोधपुर संभाग से ये संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था।
और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। वर्तमान में क्या कहते हैं अपने, मारवाड़ कहते हैं जोधपुर को। जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ सम्मी, केर, पिल्लू आदि होते हैं। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये वृक्षों के नाम है। सम्मी, केर और पिल्लू ये जंगल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट देखते हैं। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जंगल देश कहलाता है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बीकानेर और नागौर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जंगल देश है वो कहा जाता है। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। यानी मत्स्य प्रदेश को कहा जाता है, जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र है वो कहा जाता है। इसके बाद में देखिए कि इस मत्स्य क्षेत्र की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी है वो विराटनगर थी। मत्स्य क्षेत्र की राजधानी विराटनगर, ये काफ़ी बार पूछा गया है पुराने पेपरों में। तो भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग है वो सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। कौन सा, सूरसेन भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है, सूरसेन राज्य का। इसके बाद में देखिए भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र है वो निम्नलिखित हैं। मही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है, कांठल प्रदेश। मही नदी के आसपास का जो प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वो कहलाता है कांठल प्रदेश। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे या फिर आप उसको बोल सकते हैं कांठा पर स्थित है। 56 गाँव का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। ये वो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 56 का मैदान है वो किन जिलों में स्थित है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आपको याद रखना है। दोस्तों आप यदि PDF के लिए या फिर लगातार आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, JP एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। अब दोस्तों जो अपने ऊपर नाम पढ़े हैं, जो कांठल प्रदेश है, हाड़ौती क्षेत्र है, उनको मैंने यहाँ पर इस बुक का ही ये नक्शा है, इसका थोड़ा सा मैंने एडिट करके यहाँ पर लिखा है ताकि ये जो छोटे नाम है वो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो इनको मैंने हाथों से थोड़ा सा बड़ा करके और इस नक्शे को थोड़ा सा एडिट करके यहाँ पर इस PDF में सेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो मारवाड़ का क्षेत्र है वो कौन सा है, ये यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर का क्षेत्र है ये। और मांड क्षेत्र कहलाता है, जैसलमेर क्षेत्र को मांड क्षेत्र कहते हैं। और मरु प्रदेश है वो यहाँ पर स्थित है। ये जो बाड़मेर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है ये मरु क्षेत्र कहलाता है। और मेवाड़ देखिए यहाँ पर है मेवाड़, ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से संबंधित है मेवाड़ क्षेत्र। और बागड़ प्रदेश आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ये बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इधर दिया है हाड़ौती क्षेत्र, जो कि कोटा बूंदी का क्षेत्र है, ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। और इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर अपने चले तो ऊपरमाल या देशहरों के नाम से ये क्षेत्र है वो जाना जाता है। इसके बाद में देखिए जो मेवात क्षेत्र अपने पढ़ रहे थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। और ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों जयपुर के भूभाग को, पुराना नाम क्या था इसका, ढूंढाड़ क्षेत्र। और जंगल प्रदेश अपने पढ़ रहे थे, जो बीकानेर, नागौर का जो क्षेत्र है वो जंगल प्रदेश कहलाता है। तो इस प्रकार से ये इस नक्शे में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके मैंने लिखा है, ये बिल्कुल अब क्लियर दिखाई दे रहा है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र, भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, पुराने पेपर में बहुत बार पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन। तो उदयपुर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गिरवा। और सिरोही में जो होता है वो अपने आगे पढ़ेंगे। जैसलमेर का प्राचीन नाम है वो मांड क्षेत्र था। जैसलमेर का प्राचीन नाम है वो क्या था, मांड क्षेत्र था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है वो बागड़ कहलाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है, बागड़ प्रदेश है वो कहलाता है। अपने नक्शे में ऊपर पड़ा था, ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ।
ये देखिए बागड़ क्षेत्र यहाँ पर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ये बागड़ क्षेत्र कहलाता है। जो सिरोही का क्षेत्र है दोस्तों वो बाकर के नाम से जाना जाता है, मेरे थोड़ा सा दिमाग में नहीं था पहले। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम है वो मांड कहलाता है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है, बागड़, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। कोटा और बूंदी का प्रदेश क्या कहलाता है, हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में है सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप नोट कर सकते हैं। सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अपने देखिए इतिहास का जो काल विभाजन उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये तो कुछ भौगोलिक प्रदेश जिनके नाम वो आज भी प्रचलित हैं और पुराने समय में उन नामों से जाना जाता था, अपने राजस्थान अलग अलग प्रदेशों के रूप में। तो अब अपने बात करते हैं जो राजस्थान के इतिहास का जो काल विभाजन है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखिए मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से काल हैं वो 3? तो वो है, एक नंबर पे है प्राक युग, दूसरा है आद्य युग और तीसरा है ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी जो प्राक युग कौन सा कहलाता है कि उस समय के कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, वैसा वो समय क्या कहलाया, प्राक युग या प्राक समय कहलाया। अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। सीधा सा है कि जहाँ पर लेखन कला नहीं होगी तो वहाँ पर लिखित साक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके बाद में है आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिए लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, किंतु या तो वे अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुस्पष्ट लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। तो इसमें पहला है प्राक युग। यह युग सृष्टि के आसपास यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। कौन सा युग? प्राक युग। कब तक था? सृष्टि के आरंभ से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक कौन सा युग था? प्राक युग। इसके बाद में है आद्य युग। तो आद्य युग का समय कौन सा है? यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक रहा था। कौन सा युग? आद्य युग। कब से कब तक? हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा था। और अपने तीसरा जो युग है वो है ऐतिहासिक युग। यह युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। कौन सा युग? ऐतिहासिक युग। इसके बाद में देखिए प्रागैतिहासिक राजस्थान, यानी जो प्राक युग में जो राजस्थान था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रागैतिहासिक राजस्थान या प्राक युग में राजस्थान किस प्रकार से था या उसके कौन कौन से प्रदेश है वो प्रसिद्ध थे और किस प्रकार की उसमें संस्कृति थी उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि अपनी जो नदी घाटियाँ हैं उन्हीं के किनारे वो जल वगैरह मिलने की वजह से लोग वो बस जाते थे पुराने समय में। क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। यानी पुराने समय में मानव है वो कंदमूल फल के द्वारा ही अपना जो गुजर बसर है वो करता था। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है। ये तो आपको पता है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 60% से अधिक है। किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थल में समुद्र है वो विद्यमान था और सरस्वती तथा दर्शवती नदियाँ इस समुद्र में आकर के गिरती थी। कौन सी नदियाँ? सरस्वती और दर्शवती नदियाँ। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ था। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मानव सभ्यता के उद्भव का काल है उसको किस काल के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, यानी जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से है? पूर्व पाषाण काल, इसके बाद में है मध्य पाषाण काल और इसके बाद है तीसरा
उत्तर पाषाण काल। ये 3 है वो पाषाण काल के प्रकार है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल के बारे में। सबसे पहले तो पूर्व पाषाण काल के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है, राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। कितने समय पूर्व? 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व। 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार है वो खोज निकाली थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि सीए हैकेट ने जो हस्त कुठार है वो कहाँ से प्राप्त की थी? जयपुर और इंद्रगढ़ से। कब प्राप्त की थी? 1870 ईस्वी में। और जो हस्त कुठार है वो निकाली थी तो वो कौन से युग से संबंधित थी? पाषाणकालीन, पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार थी ये। इसके बाद में देखिए, कुछ समय पश्चात सेंटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद वे योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया था। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में की जो प्रमुख नदियां हैं, विशेष रूप से कौन कौन सी? चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण है वो प्राप्त हुए थे। कौन से उपकरण? पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए थे। किन नदियों के किनारे? चंबल है और बनास है और उनकी सहायक नदियाँ। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी. ओलचिन को दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पूर्व पाषाणकालीन जो युग है, उस युग में जालोर के जो उपकरण हैं उनको खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? बी. ओलचिन को दिया जाता है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों जो मध्य पाषाण काल है उसके बारे में। तो मध्य पाषाण काल में देखिए, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल है वो रहा था। कौन सा? मध्य पाषाण काल दूसरी कड़ी के रूप में। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों जैसे चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण है वो मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे। ये उपकरण जैसे कि कौन कौन से उपकरण है? जेस्पर है, एगेट है, चरट है, कॉर्नेलियन है और क्वार्टजाइट है, कैल्चेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं। यानी ये पाषाणों के नाम है। आपसे पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से पगड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन अपने राजस्थान के जीके में पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको पूछ सकता है कि एगट, जेस्पर, चर्ट, कॉर्नेलियन ये क्या चीज़ है? तो ये पाषाणों के प्रकार है जिनमें ब्लेड है, इग्रेवर, ट्राइंगल, क्रेसेट, ट्रेपेज, स्क्रैपर और पॉइंटर आदि का उल्लेखनीय है। यानी इतने उपकरण है वो मिले हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो मध्य पाषाण काल से संबंधित जो छोटे उपकरण हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इनको माइक्रोलिथ है वो कहा जाता है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं उत्तर या नव पाषाण काल के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर और नव पाषाण के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखिए, भारत के अन्य भागों में या अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर यानी नव पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के उपकरण वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है साथी वो है राजस्थान में धातु काल। इसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में है वो पढ़ेंगे।
तो कोशिश करेंगे कि अपने क्लास का समय है वो थोड़ा सा बढ़ाएं। बाकी आप अपने जो कमेंट है वो अवश्य मुझे देवें कि किस प्रकार की क्लास है वो रही थी और किस प्रकार आपको समझ में आया, इसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और क्लास देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद और नमस्कार।